हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस पे हमने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इन सब चारों विटामिन्स के बारे में हमने देखा था। अब हम आज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में देखेंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हम शुरुआत करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। तो शुरुआत करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और जो कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दो तरह के विटामिन होते हैं। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसे बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं विटामिन मिलते हैं। विटामिन B1, B2, B3 इस तरह के बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें से क्या है कि ये ग्रुप ऑफ 11 नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन, यानी कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? एक 11 विटामिन का समूह है, यानी ये कॉम्प्लेक्स है 11 नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन का। यानी कि इन विटामिन में जो है नाइट्रोजन, इनके स्ट्रक्चर में, इनकी जो स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन जो है वो मिलता है। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन है उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे तो 11 होते हैं, लेकिन हम अपनी इस वीडियो में 8 जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थायमीन के बारे में, जिसे हम विटामिन B1 बोलते हैं। थायमीन को हम विटामिन B1 बोलते हैं। इसके बाद राइबोफ्लेविन, जिसे हम विटामिन B2 बोलते हैं। इसके बाद पेंटोथेनिक एसिड या विटामिन B5। पेंटोथेनिक एसिड को हम विटामिन B5 के नाम से भी जानते हैं। ये पेंटोथेनिक एसिड हो गया आपका। इसके बाद नियासिन या निकोटिनिक एसिड, यानी नियासिन एक विटामिन मिलता है बी कॉम्प्लेक्स के में ही पाया जाता है, नियासिन जिसे हम बोलते हैं, और निकोटिनिक एसिड भी इसे हम बोलते हैं। इसके बाद पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। इसके बाद बायोटिन या विटामिन H, इसे हम विटामिन H या बायोटिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद विटामिन B12, जो बहुत ही फेमस एक तरह से विटामिन है, विटामिन B12, इसे हम कोबैलमिन बोलते हैं। और एक लास्ट में हम विटामिन के बारे में देखेंगे जिसे हम फोलिक एसिड बोलते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलते हैं। इनके बारे में हम बेसिक डिटेल्स और इनके क्या फंक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड क्या हमें बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हमारी डाइट में क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1, जिसे हम थायमीन भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा रहता है? ये पायरिमिडीन से मिलकर बनता है, अटैच्ड टू अ थायजोल रिंग बाय मिथाइलिन ब्रिज, यानी कि ये मिथाइलिन ब्रिज जो है ये इसको जोड़ने का काम करता है। और इसके साथ क्या है कि पायरिमिडीन से मिलकर बनता है, और इसके साथ एक थायजोल रिंग जो है वो अटैच रहती है, यानी जुड़ी रहती है। किसके थ्रू जुड़ी रहती है? मिथाइलिन ब्रिज से। इसके सोर्सेस की बात करें, ऑल प्लांट एनिमल टिश्यूज यूज्ड एज फूड, यानी इसका मतलब यह है कि आप जो भी तरह के प्लांट्स या एनिमल्स जो आप कंज्यूम करते हैं, एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या आप डायरेक्ट नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उस तरह की चीज़ें खाते हैं, नॉन वेज चीज़ें खाते हैं, मीट वगैरह, या कि आप प्लांट वेजिटेरियन भी हैं तो आप प्लांट से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं, तो उनमें जो है विटामिन B1 मिलता है। स्किन हस्क ऑफ सेरेल ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स एंड सोयाबीन्स, यानी कि जो सेरेल ग्रेन्स है, यानी कि जितने भी दाल से रिलेटेड दलहन वाली जो फसलें हैं उसमें क्या है, उसकी स्किन में, उसके छिलके में क्या है, विटामिन B1 मिलता है। एंड ड्राई फ्रूट्स एंड सोयाबीन्स, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं हमारे उसमें और सोयाबीन में विटामिन B1 मिलता है। विटामिन B1 के हम फंक्शंस की बात करें तो इसका पहला फंक्शन है कि ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ATP डिपेंडेंट थायमीन पायरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम,
ये एंजाइम हमारे ब्रेन और लीवर में मिलता है जो क्या करता है कि थायमीन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP, यानी कि ये थायमीन के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म होती हैं एंजाइम इनकी विटामिन्स की, इसमें कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? पायरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम, जो प्रेजेंट होता है ब्रेन और हमारी लीवर में, और ये ATP डिपेंडेंट है, यानी कि इसको ATP चाहिए। इसको ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो इसको जरूरत होती है। ये क्या करता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या करता है? इट एक्ट्स एज को एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यानी कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो एंजाइम की तरह काम करता है। एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B1 के हम फंक्शंस की बात करें तो इसका पहला फंक्शन है कि ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ATP डिपेंडेंट थायमीन पायरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम, ये एंजाइम हमारे ब्रेन और लीवर में मिलता है जो क्या करता है कि थायमीन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP, यानी कि ये थायमीन के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या है? ये एक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म होती हैं एंजाइम इनकी विटामिन्स की, इसमें कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? पायरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम, जो प्रेजेंट होता है ब्रेन और हमारी लीवर में, और ये ATP डिपेंडेंट है, यानी कि इसको ATP चाहिए। इसको ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो इसको जरूरत होती है। ये क्या करता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या करता है? इट एक्ट्स एज को एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यानी कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो एंजाइम की तरह काम करता है। एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी की बात करें तो बेरी यानी कि ह्यूमंस में बेरी डिसीज जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स हैं, बेरी के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज्ड हार्ट बीट एंड पेन इन लेग्स, यानी कि ये कुछ सिम्टम्स हैं कि आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, बिना वजह की आपको थकान लगेगी, फैटीग होगा, और आपकी जो हार्ट बीट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड रहेगी। एबनॉर्मेलिटी इन वॉकिंग, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, यानी कि आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी और आपके जो लिम्स हैं, यानी आपकी जो भुजाएं हैं, आपकी जो 4 लिम्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी वो पैरालिसिस होने लगेंगी, पैरालाइज होने लगेंगी। इन द एंड पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स एंड डेथ, और लास्ट में क्या है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो हमें रेस्पिरेशन में, हमें श्वास लेने में हेल्प करती हैं, वो भी मसल्स जो है रेस्पिरेटरी मसल्स, वो भी कहीं ना कहीं पैरालाइज होने लगेंगी और लास्ट में पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। ऐसे में विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बेरी से ये बचाता है, इसलिए आपको विटामिन B1 जो जिन सोर्स से मिलता है, ऐसे फूड सोर्स से, उन्हें आपको कंज्यूम करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं विटामिन B2 के बारे में, जिसे हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। तो राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B2 भी बोलते हैं। इसके जो सोर्सेस है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग येलो, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B2 मिलता है, जिसे हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, और ये मिल्क में भी मिलता है, और साथ में ये एग येलो, यानी कि एग का जो अंडे का जो येलोइश पोर्शन होता है, उसमें भी ये विटामिन B2 मिलता है। माइक्रोफ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो सिंथेसाइजेस राइबोफ्लेविन, यानी कि इंटेस्टाइन की जो माइक्रोफ्लोरा है, यानी कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह मिलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिंथेसाइज करते हैं राइबोफ्लेविन को, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में, हल्का फुल्का, वो भी राइबोफ्लेविन बनाते हैं।
इसके बाद हम फंक्शन देखते हैं कि राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 के क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन है को कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम्स FMN एंड FAD, यानी कि ये FMN के को एंजाइम्स की तरह काम करता है, यानी कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि इन दोनों को एंजाइम्स का ये कहीं ना कहीं पार्ट होता है, इनका पार्ट है। सिग्निफिकेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि ये क्या करता है कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में इसका विटामिन B2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या करता है, प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति की यदि हेल्थ अच्छी रहनी है, वो चाहता है कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहे, उसके लिए क्या है कि उसको कहीं ना कहीं विटामिन B2 का कंज्यूम करना पड़ेगा उसको। इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो क्रैक्स इन माउथ कॉर्नर्स, इरप्शंस इन ओरल म्यूकोसा, यानी जिसे हम चिलियोसिस बोलते हैं, चिलोसिस। तो क्या होता है कि हमारी माउथ के कॉर्नर्स में, माउथ के साइड में हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, यानी स्किन क्रैक होने लगती है। इरप्शंस इन ओरल म्यूकोसा, और जो हमारी ओरल म्यूकोसा यानी कि जो हमारी म्यूकोसल लेयर है ओरल कैविटी की, उसमें भी कहीं ना कहीं इरप्शन होने लगता है, उसमें भी कहीं वो चीज़, इसकी स्किन जो है वो एक तरह से इरप्ट होने लगती है, ख़राब होने लगती है। उसके बाद ग्लोसाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, यानी कि हमारी टंग में क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसका। ये अगर हमारे पास हमारी बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो जाए, साथ में स्किन इन्फ्लेमेशन जिसे हम केराटाइटिस भी बोलते हैं, यानी कि यदि हमारी बॉडी में विटामिन B2 नहीं रहेगा तो केराटाइटिस यानी स्किन इन्फ्लेमेशन भी होगा। उसके बाद अनीमिया, हेडेक एंड मेंटल वीकनेस, यानी कि हमारी बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, मेंटली इंसान वीक हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी उसकी, और साथ में वो क्या होगा, हेडेक भी उसको, यानी कि उसके सिर में कहीं ना कहीं दर्द भी हो सकता है। ये चीज़ें हैं विटामिन B2 के बारे में। अब हम नेक्स्ट विटामिन के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन, जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, या फिर जिसे हम विटामिन B5 भी बोलते हैं। ये कैसा विटामिन है, ये एमाइड ऑफ पेंटोनिक एसिड एंड बीटा एलेनिन, यानी बीटा एलेनिन और इसका पेंटोनिक एसिड का ये एमाइड है। इसके सोर्सेज की बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ फूड, सीरियल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, शुगर केन एंड मिल्क, यानी कि ये सभी तरह के फूड मटेरियल्स में मिलता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक फूड है उसी में पाया जाता है, पर जनरली जो है सभी तरह के फूड में मिलता है। सीरियल ग्रेन्स यानी जितने भी दलहन, हमारी दलहन हैं जिसमें कि दाल वगैरह जितने भी हैं उसमें मिलता है, और लेग्यूम्स और एंड शुगर केन एंड मिल्क, यानी शुगर केन और मिल्क में भी ये मिलता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये कोएंजाइम ए का ये कंपोनेंट है, ये कोएंजाइम ए का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिफिशियंसी की बात करें तो डर्मेटाइटिस, नंबनेस ऑफ लिम्स, फैटीग, ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए तो कहाँ हमें डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होगी, और नंबनेस ऑफ लिम्स, यानी कि हमें जो है हमारे लिम्स में नंबनेस होगी, यानी कि कपकपी टाइप की होगी, हमारे हाथ, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि हमारे हाथ कांपेंगे इस तरह की। फैटीग यानी हमें थकान होगी, एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि हमारे जो बाल हैं वो कहीं ना कहीं ग्रे होने लगेंगे, यानी जिस तरह से कह सकते हैं कि हमारे बाल जो हैं सफ़ेद होने लगेंगे। एंड रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और साथ में जो है तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगेगी, उसमें कमी दिखाई देने लगेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं नियासिन के बारे में, या जिसे हम निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। इसके सोर्सेस की बात करें तो ये सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बाय प्लांट्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, यानी कि ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो होता है उससे कहीं ना कहीं ये सिंथेसाइज होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये नियासिन, यानी ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है
उसके कारण जो है वो क्या है कि सिंथेसाइज करता है, वो बनाता है क्या, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। विटामिन B6 रिक्वायर्ड फॉर दिस सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है कि आपको ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है वो नियासिन या निकोटिनिक एसिड बना के देगा, पर उसके लिए भी आपको विटामिन B6 की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटीन्स रिच इन ट्रिप्टोफैन लाइक मीट रिच सोर्सेस ऑफ नियासिन, यानी कि ऐसे फूड पार्टिकल्स जिसमें ट्रिप्टोफैन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की, तो उनमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या है कि नियासिन की मात्रा ज़्यादा होगी। मेज फ्लोर इंटरफेयर्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ नियासिन, हेंस पीपल हु ईट मेज प्रोडक्ट्स ओनली जनरली सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो लोग ज़्यादातर समय या सिर्फ और सिर्फ मेज के प्रोडक्ट्स यानी मक्के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाते हैं या मक्के का आटा यूज करते हैं अपने डाइट में, तो उन लोगों को क्या है कि ये नियासिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। उनकी बॉडी जो है नियासिन या निकोटिनिक एसिड जो है, इसको, ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो इसका जो है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से जनरली पीपल सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, यानी कि फिर उनको नियासिन की कमी होने लगेगी। इसका फंक्शन देखें तो कंपोनेंट ऑफ NAD एंड NADP, ये NAD और NADP का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, इसमें इसकी यदि कमी हो जाए तो पिलैग्रा नाम की डिसीज़ होगी। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है कि विटामिन नियासिन की कमी के कारण पिलैग्रा नाम की बीमारी होती है, जिसके सिम्टम्स हैं 3D यानी 3D, जिसमें डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया, ये तीनों मिला के 3D बोलते हैं। D फॉर, ये फर्स्ट लेटर इसके लिए D बोल रहा है, तो 3D नाम की ये बीमारी होती है। तीनों को एक साथ करके 3D नाम दे दिया है, यानी कि आपको ये समझना है कि पिलैग्रा नाम की डिसीज़ इसमें होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन के बारे में देखते हैं। अब हम पायरिडॉक्सिन के बारे में देखते हैं, जो कि नेक्स्ट विटामिन है। इसे हम विटामिन B6 भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये थ्री नेचुरली ऑकरिंग पायरिडीन डेरिवेटिव्स, यानी पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पायरिडॉक्सिन, जिसे हम विटामिन B6 भी बोलते हैं। इनके सोर्सेस की बात करें तो ये सीड्स में, ग्रेन्स में, मिल्क में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ये क्या होता है कि पायरिडॉक्सल फॉस्फेट नाम का एक कोएंजाइम है, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, अनीमिया होगा, डर्मेटाइटिस होगा और ये होमोसिस्टिन्यूरिया, ये भी एक तरह की बीमारी है, ये चीज़ें होंगी। तो ये रहा विटामिन B6 के बारे में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। अब हम देखते हैं बायोटिन के बारे में। बायोटिन, जिसे हम विटामिन H भी बोलते हैं, ये क्या है, एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है, यानी कि ये इमिडाजोल से डिराइव होता है। इसके सोर्सेस की बात करें तो बैक्टीरिया फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ दिस विटामिन, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो भी बैक्टीरिया मिलते हैं वो इस विटामिन को सप्लाई करते हैं, यानी कि उसका प्रोडक्शन करते हैं कहीं ना कहीं। ऑल्सो फाउंड इन फ्रूट्स, मीट, एग ऑल्सो है, और साथ में ये फ्रूट्स में, मीट में और एग में भी मिलता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये कंपोनेंट ऑफ एंजाइम कैटलाइजिंग कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, यानी कि जितनी भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है उसमें जो है ये टेक पार्ट्स इन एंजाइम्स कैटलाइजिंग कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी इस तरह की रिएक्शंस में ये क्या है कि अपना ये पार्ट लेता है। इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो मस्कुलर पेन, ग्रेइंग एंड प्री मैच्योर फॉल ऑफ हेयर, यानी कि आपकी मसल्स में पेन रहेगा, आपके बाल जो हैं तो ग्रे होने लगेंगे, यानी कि आपके बाल जो हैं सफ़ेद होने लगेंगे, और प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ हेयर, यानी कि आपके बाल जो हैं तो बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी आपके बाल जो हैं तो वो हेयर फॉल होने लगेगा। आपको समय से पहले ही आपका हेयर फॉल होने लगेगा, यानी कि एक तो होता है कि आप बूढ़े हो गए हैं या उसके बाद आप ज़्यादा ओल्ड एज में हो रहे हैं, इस वजह से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं।
लेकिन यदि कोई यंग पर्सन में उसके हेयर फॉल होने लगे तो कहीं ना कहीं उसकी वजह जो है तो बायोटिन की कमी भी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी शैम्पू होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लिखा रहता है बायोटिन से मिलकर बना हुआ ये शैम्पू है, उसमें एडवर्टाइज़ करते हैं कि ये बायोटिन इसमें डला हुआ है, इसमें बायोटिन है इस शैम्पू में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन, यानी हम इसे विटामिन B12 भी बोलते हैं। इसका जो कोबैल्मीन है या विटामिन B12 है, इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से साइनोकोबैल्मीन इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म, यानी कि साइनोकोबैल्मीन जो है वो इसका सबसे स्टेबल फॉर्म है, सबसे स्टेबल फॉर्म। इसके सोर्सेस की बात करें तो मीट, लीवर, फिश, एग, मिल्क, चीज़, ये सारे जो हैं इसके सोर्सेस हैं, यहाँ से इसके स्रोत हैं। ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन प्लांट्स लाइक B12। और ये जो साइनोकोबैल्मीन है या कि कोबैल्मीन जिसे हम विटामिन B12 भी बोलते हैं, ये क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको बनाते हैं। और प्लांट्स में ये जो है तो B12 नहीं मिलता, ये प्लांट्स में नहीं मिलता। फंक्शन की बात करें तो ये को एंजाइम्स की तरह काम करता है, उन एंजाइम्स के साथ के साथ ये काम करता है जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड और RBC बनाते हैं, यानी कि ये को एंजाइम की तरह काम करता है। और किसके साथ काम करता है? उन एंजाइम्स के साथ जो क्या करते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड और RBC यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो परनीशियस अनीमिया और इरेथ्रोपाइसिस इज हिंडर्ड, यानी कि परनीशियस अनीमिया हो जाएगी और इरेथ्रोपाइसिस यानी कि RBC का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें बाधाएं आएंगी एक तरह से। एंड नर्व एक्शंस अफेक्टेड एडवर्सली, और हमारी जो नर्व है यानी कि न्यूरॉन्स हैं उसके काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, उसकी एक्शन जो है अफेक्टेड एडवर्सली यानी बुरी तरह से उसके जो कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं जो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के जो सोर्सेस हैं वो सबसे पहले सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ईस्ट, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों में कहीं ना कहीं ये फॉलिक एसिड मिलता है। उसके बाद ईस्ट में बहुत ज़्यादा ये मिलता है, ये मेन सोर्स हैं। एनिमल सेल्स कैन नॉट सिंथेसाइज पाबा, हेंस एन एनिमल हैज़ टू टेक फॉलिक एसिड विथ डेली डाइट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एनिमल सेल्स जो हैं तो पाबा यानी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, एक तरह का ये कह सकते हैं कि पाबा को ये जो एनिमल सेल्स हैं कहीं ना कहीं इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी वजह से हेंस एन एनिमल हैज़ टू टेक फॉलिक एसिड विथ डेली डाइट, उसकी वजह से एनिमल्स को यानी ह्यूमन बींग्स को क्या है कि इसकी फॉलिक एसिड को बाहर से कंज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि इसकी एक तरह से आर्टिफिशियली इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, अपनी डाइट में इसे शामिल करना पड़ेगा। और पाबा क्यों सिंथेसाइज नहीं पाबा एक्चुअली जो है वो क्या करता है, फॉलिक एसिड को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी कि पाबा जो है वो फॉलिक एसिड को एक तरह से बनाता है, एक उसका पार्ट है। इसके फंक्शन की बात करें तो एक्ट एज को एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नीडेड फॉर मैच्योरेशन ऑफ RBCs, यानी कि RBC के मैच्योरेशन के लिए जो प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए को एंजाइम का काम कौन करेगा, ये फॉलिक एसिड, यानी इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। यानी कि RBC के जो प्रोटीन्स हैं, RBC को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसके RBC को मैच्योर करने के लिए जो प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए को एंजाइम कौन काम करेगा, फॉलिक एसिड काम करेंगे। इसकी डिफिशियंसी में क्या होता है कि इसकी डिफिशियंसी में हिंड्रेंस इन ब्लड फॉर्मेशन, यानी ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आएगी, ब्लड का फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। मैच्योरेशन ऑफ RBCs अफेक्टेड एडवर्सली एंड रिलीज ऑफ RBCs फ्रॉम बोन मैरो बिकम स्लो। क्या बोल रहा है कि मैच्योरेशन जो है RBC का वो नहीं होगा, अफेक्टेड एडवर्सली, यानी कि RBC जो है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होंगी, उनमें उनकी जो मैच्योरेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी बुरी तरह से। एंड रिलीज ऑफ RBCs फ्रॉम बोन मैरो बिकम्स स्लो,
और आरबीसीज जो बोन मैरो में बनती हैं वो उनका जो रिलीज़ है यानी वहाँ से निकलने का जो प्रोसेस है बनकर तैयार होकर वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ऑल दिस लीड्स टू अनीमिया और लैक ऑफ WBC या ल्यूकोपीनिया। और इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को या पर्सन को जो है जिसको भी फोलिक एसिड की कमी होगी उसकी बॉडी में, तो उसको क्या होगा कि अनीमिया की प्रॉब्लम होने लगेगी और या तो फिर उसकी बॉडी में WBC की मात्रा जो है कम होने लगेगी, जिसे हम ल्यूकोपीनिया भी बोलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड ऑल्सो कॉज अल्सरेशन ऑफ माउथ, यानी माउथ में जो अल्सर होते हैं, जो माउथ में छाले पड़ जाते हैं, वो किसकी कमी की वजह से होते हैं, फोलिक एसिड की कमी की वजह से होते हैं। तो ये हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स था। इसमें हमने 8 तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 तरह के विटामिन देखे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा टॉपिक बचा है हमारा विटामिन का, जो कि है विटामिन सी के बारे में। तो उसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। देखते हैं विटामिन सी के बारे में, जिसे कि एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये पहला विटामिन था जिसे डिस्कवर किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड। ये सबसे पहला विटामिन था जिसकी खोज हुई, सबसे शुरुआत में खोज हुई। इसके सोर्सेस क्या हैं, सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में नींबू की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, या जितने भी खट्टे फल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे बिक रहे थे, या तो उनकी मार्केट में बहुत ही कम सप्लाई हो रही थी। उसकी क्या वजह थी कि लोग समझ गए थे कि विटामिन सी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो उसको कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से उसको ब्लैक मार्केटिंग करके उसको अपने पास ही स्टॉक करके रख रहे थे। तो उसके सोर्सेस में सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, टोमेटो या आंवला। और उसके फंक्शन की बात करें तो एक्टिव रोल इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, तो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है कि इसका बहुत ज़रूरी होता है, एक्टिव रोल ये रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट फंक्शन कंट्रोल। ऑस्टियोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट यानी ऐसी सेल्स जो कहीं ना कहीं बोन्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, और फाइब्रोब्लास्ट यानी कि ऐसी सेल्स जो कहीं ना कहीं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, विटामिन सी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हीलिंग ऑफ वाउंड्स बाय हार्डनिंग कोलेजन फॉर्मेशन, यानी कि वाउंड्स को, जो हमारे घाव हैं, उसको जल्दी भरने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये कोलेजन के फॉर्मेशन में बहुत जल्दी, कोलेजन के फॉर्मेशन को बहुत जल्दी कर देता है, फास्ट कर देता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड में कोलेजन का फॉर्मेशन होने लगता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बाय रेगुलेटिंग आयरन मेटाबॉलिज्म। और आयरन की जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए क्या करता है कि आरबीसीज के फॉर्मेशन को बहुत जल्दी कर देता है। आरबीसी के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, जिस वजह से आरबीसीज जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती हैं, और ये आयरन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो डिफिशियंसी में पहला इस कर्वी डिसीज़। स्कर्वी नाम की एक डिसीज़ है जो हमारे माउथ में जो गम्स हैं, वो गम्स जो हैं हमारे माउथ में वो फूल जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और ब्लीडिंग, यानी उसमें से कहीं ना कहीं ब्लड निकलने लगता है। तो उसमें स्कर्वी डिसीज़ विटामिन सी की कमी से होती है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट है पेन इन जॉइंट्स, वीक इम्यून सिस्टम एंड अनीमिया, यानी कि हमारी जॉइंट्स में, हमारी जोड़ों में दर्द होने लगेगा और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होने लगेगा, और पेन एंड अनीमिया। तो ये सारे पॉइंट्स थे डिफिशियंसी से रिलेटेड, यानी कि अगर विटामिन सी की कमी होगी तो इन चीज़ों की वजह से, विटामिन सी की वजह से इन चीज़ों का, इन जैसी चीज़ों का लक्षण हमें दिखाई देगा हमारी बॉडी में। इस वजह से विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इस वजह से ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, इस वजह से हमें इसे डेली कंज्यूम करना चाहिए, डेली अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो ये विटामिन की सीरीज़ एक तरह से आज एंड हुई, आज समाप्त हुई, क्योंकि हमने शुरुआत में विटामिन्स के बहुत सारी वीडियोस बनाए। उसमें आपने देखा होगा कि विटामिन्स के बारे में बताया, फिर फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने विटामिन ए के बारे में देखा, विटामिन डी के बारे में देखा,
विटामिन ई और विटामिन के बारे में देखा। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमने काफ़ी सारे विटामिन्स के बारे में देखा, 8 तरह के विटामिन्स उसमें हमने देखे। और उसके बाद लास्ट में हमने विटामिन सी के बारे में देखा। तो मेरे हिसाब से तो विटामिन्स जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हमने डीपली कवर किया, सारी चीज़ें अच्छी तरह से कवर की। यदि आपको कुछ और भी विटामिन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये चीज़ छूट गई या ऐसा नहीं है या वैसा नहीं, जो भी आपको सही लगे। और चैनल पे आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।